बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट्स हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इमरान रियाज खान साहब। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर कौन सा बौछार आने वाला है और कौन सी नई डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। रिहाई तो बड़ी दूर की बात है। नादरीन, एक और खबर है। 9 दिन हो गए हैं, अभी तक साद रिजवी और अनस रिजवी का कुछ पता नहीं है। 9 दिन पहले मुरीदके से ये दोनों भाई गायब हुए थे। इनके साथ इनके और भी लीडरशिप के लोग मौजूद थे और बड़ा रौला पड़ गया था कि ये गए कहाँ पे। पहले पता चला कि जनाब इनको अगवा कर लिया एजेंसियों ने। सबसे पहले तो ये गिरफ्तार हो गए, बाद में चला कि जी इनको एजेंसियों ने अगवा कर लिया। फिर बताया गया जी एक भाई जख्मी है, फिर बताया गया जी दोनों भाई जख्मी हैं, फिर ऐसी अफवाह फैली कि कोई एक इनमें से भाई जो है वो मर गया है। तो इस किस्म की चीज़ें जो है वो बार बार फैलाई गई और ये चीज़ें कही गई। जो एनी शाहिदीन है उन्होंने भी बताया कि एक को तो हमने जख्मी देखा है और साद रिजवी के बारे में कुछ लोग कह रहे थे कि उनको जख्मी देखा है। लेकिन फिर जो हुकूमत के करीबी लोग हैं या वो जर्नलिस्ट जिन्हें इतला मिल जाती है एजेंसियों से भी, और उनका ये दावा सामने आया कि ये एजेंसियों की हिरासत में। मेरी अपनी दानिश में जो मेरा अपना एनालिसिस है वो यही कहता है कि चौथी सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली पार्टी है। अब इसकी लीडरशिप ऐसे तो नहीं छुपी रह सकती, वो तो गिरफ्तारी दे देनी चाहिए उनको। तो ऐसा नहीं है कि वो कहीं बाहर फिर रहे हैं, ऐसा ज़रूर है कि वो इस वक्त हसास इदारों की हिरासत में है और ज़ख्मी है या ठीक है इसके बारे में कुछ पता नहीं। लेकिन बाहर के जो मामलात हैं, हसास इदारे जब तक उन मामलात को कंट्रोल नहीं कर देते तब तक इन भाइयों को मंजर आम पर नहीं लाया जा सकता या इन्हें सामने नहीं लाया जा सकता। और अगर इनमें से किसी एक को कुछ हो गया है जिसके बारे में खबरें चलती चलती रही हैं तो फिर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता जितने दिन गुजर गए हैं इतने दिन तक हुकूमत रिस्क ले नहीं सकती है ये एजेंसियों की हिरासत में। जब तक बाहर पूरा कंट्रोल नहीं हो जाएगा पूरी पार्टी पे, पूरे निज़ाम पे, हर चीज़ पे, तब तक इनको नहीं छोड़ा जाएगा और उनको अंदर तोड़ के छोड़ा जाएगा कि ये कोई ना कोई कंप्रोमाइज़ कर दें। मैं क्योंकि रहा हूं ना एजेंसियों की तहवील में, तो मुझे पता है कि वो आपको तोड़ते हैं, वो आपको कमज़ोर करते हैं और फिर आपको कहते हैं ये मान लो, ये मान लो, ये मान लो। तो जब इंसान मान लेता है तो फिर उसके बाद वो फिर कैलकुलेट करते हैं कि अब क्या करना है क्या नहीं करना। लिहाजा मुझे लगता है कि उनको तोड़ने की कोशिश की जाएगी। और ये जो एक खबर चलवाई गई थी बाकायदा देकर, देखिए मैं ज़िया तनूरी साहब एक जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उनकी खबरें ऐसे बाउंस नहीं हो सकती। ये बाकायदा कहीं डिस्कशन हुई है और ये खबर जानबूझकर चलवाई गई है कि जो खादम हुसैन रिजवी मरहूम हैं उनकी कब्र को मुंतकिल करना है जनाब के, ले जाना किसी और शहर के अंदर। तो ये खबर जानबूझकर चलवाई गई होगी, इसका रिएक्शन भी देखने की कोशिश की गई होगी। अब इसमें जनाब जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है पंजाब की, उसने कहा जी कबर ट्रांसफ़र की खबर से ये पीछे हट गए होंगे। वो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हम कर रहे। और ये खबर शायद इसलिए लगवाई गई थी ताकि जो दोनों भाई हैं वो जहाँ भी हैं उनको ये खबर पढ़वाई जाए और उनको दिखाई जाए कि हम ये भी कर सकते हैं और ये करने जा रहे हैं। इस तरह की चीज़ों से इंसान टूटता है ना, कमज़ोर पड़ता है। तो शायद ये कोई हिकमत अमली का हिस्सा हो सकता है एजेंसियों की या इस हुकूमत की। लेकिन फ़िलहाल हुकूमत इससे पीछे हट गई है और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा कि जी ऐसा कोई इरादा नहीं है, ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा। अच्छा, इसी हवाले से एक और खबर ये कि मोहसिन नकवी की मुफ्ती मुनीब से मुलाकात हो गई है। अब ये मुलाकात मैंने देखी, बड़ी जपियाँ छपियाँ डाल के मिल रहे थे, बड़ी अच्छी बात है और मामला हल होने चाहिए। तो मुफ्ती मुनीब जो है ना, वो अब उम्मीद की जा सकती है कि जो रिजवी बरादरान हैं उनका कुछ पता चले या बाकी जो दीगर लोग हैं उनको कुछ पता चले, क्योंकि मुफ्ती मुनीब साहब ने हर दौर में अपने आप को एस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी और खिदमत के लिए पेश किया है। और इस तरह की जो गैर मामूली सूरत हाल जब भी पैदा होती है, लॉ एंड ऑर्डर या इस तरह की चीज़ें जिनमें मौलवी इन्वॉल्व हो जाते हैं, वहाँ मुफ्ती मुनीब साहब जो है वो अपनी सर्विसेज हमेशा पेश करते चले आए हैं। तो यहाँ पे वो अपनी सर्विसेज पेश की उन्होंने और मुझे उम्मीद है कि अब जो दोनों भाई हैं जिनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था, शायद कुछ पता चल जाए। आज़ाद कश्मीर में नादरीन नून लीग ने अपने आप को हुकूमत से अलग कर लिया और वो कहते हैं जब हम अपोजिशन में बैठ जाते हैं तो अगर पीपल्स पार्टी अब लेकर आती है तहरीक तबाह तो वहाँ की हुकूमत तो गिर जाएगी। तो फिर क्या होगा? फिर वहाँ पे वो एक निगरान हुकूमत बना लेंगे और उसको लंबा खींचेंगे जब तक इलेक्शन उनके अपने मफाद में नहीं आएगा, तब तक वो इलेक्शन नहीं करवाएंगे। ये घटिया खेल तो एस्टेब्लिशमेंट बड़े लंबे अरसे से खेलती चली आ रही है। जो मुतालबात थे उस हवाले से अभी क्योंकि नून लीग को पता चल गया कि इस हुकूमत के साथ बैठ के तो जिल्लत ही है और किसी किस्म के इक़्तिदार में हिस्सा नहीं मिलेगा, वो आज़ाद कश्मीर में पीछे हट गए हुकूमत से। कुछ वज़रा भी इस्तीफ़े दे चुके हैं और कोई मुकदमा या कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, ये हुकूमत ने यकीन दहानी करवाई है आज़ाद कश्मीर की जो क़यादत है अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी की। लेकिन मुकदमात की खबरें भी आ रही हैं। तो हुकूमत ने मज़ीद 10 दिन की मोहलत मांगी है कमेटी से, जो मेरे पास इतना है उसके मुताबिक। और उन्होंने कहा जी कि हमारी जो अगली मीटिंग होगी इस महीने के बिल्कुल आखिर में अक्टूबर के, तब तक
तमाम मुतालबात आपके मुकम्मल हो चुके होंगे। अब जो मुज़ाकरात हैं उनको 3 हफ्ते गुजर गए हैं और अब पीछे जो है वो 10 दिन मजीद मांगे उन्होंने कि ठीक है जी हम तमाम मुतालबात आपके मंजूर कर लेते हैं। तो ये कश्मीरियों की जिद्दोजहद का नतीजा है, उनकी हिम्मत का नतीजा है, उनकी अवामी ताकत का नतीजा है कि उन्होंने पाकिस्तान की जालिमाना एस्टैब्लिशमेंट और रियासती पॉलिसियों के बावजूद अपने जायज़ मुतालबात मनवा लिए हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत जो है वो पाकिस्तान भर में जलसों का ऐलान कर दिया। कोयटा के अंदर भी ये कह रहे हैं जी हमें इजाज़त दी जाए, बाकी जगहों पर भी दी जाए। तो अब हम जलसे करना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान में। देखना यह है कि मौजूदा रजीम इसके लिए अलाउ करता है नहीं करता, क्योंकि जलसों में हर तरह की बातें होती हैं। मेरे ख्याल में शर्त ये रखी जाएगी एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से कि आप एक्सटेंशन के रास्ते में रुकावट ना डालें, जितने मर्जी आपने जलसे करने आप कर लें। अब और नॉर्मली यही होती है एस्टैब्लिशमेंट की, और क्या होती है बेचारों की। 26वीं आईनी तरमीम का नाज़रीन 1 साल मुकम्मल हो गया और ये पहली सालगिरह है 26वीं आईनी तरमीम की। तो इस पर हम ज़रा देख लेते हैं कि इस तरमीम ने पाकिस्तान में किया क्या। नंबर 1 तो अपनी मर्ज़ी के जजेस तैनात किए गए। इस तरमीम के बाद सियासी जजेस आए, फिर अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस लाया गया, जिनका हक था उन्हें नहीं आने दिया गया, अपनी मर्ज़ी के बंदे ले आए। दूसरी अदालतों से जजों की ट्रांसफ़र की गई, आईनी बेंच में अपनी मनपसंद जजेस बनाए गए और बेंचेस पर सियासी कंट्रोल हो गया, यानी हुकूमत कंट्रोल करेगी बेंच में कौन होगा। अदलिया को एक मातहत इदारा बना दिया गया, मखसूस नशिस्तों को माले गनीमत बना के बांट दिया गया 26वीं आईनी तरमीम के बाद। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का एक स्या फैसला वो भी अदालत से दिया गया। इलेक्शन धांधली का जो मुकदमा है या केस है उसको दबा लिया गया। इंसानी हकूक़ के जो मामलात हैं जिनको उठाया गया उन्हें भी दबा लिया गया। धांधली के मुकदमात जो मामलात हैं, केसेस हैं, वो तकरीबन रुक गए सारे, वरना इस्लामाबाद तो बिल्कुल फैसले के दहाने पे पहुंचा हुआ था। जजेस जो आज़ाद हैसियत में काम करना चाहते हैं उनको दबाया गया पूरी कोशिश करके। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर भी कंट्रोल कर लिया गया, जजेस कमेटी पर भी कंट्रोल कर लिया गया और एक्सटेंशन के रास्ते की रुकावटें भी ख़त्म कर दी गई। यह है नाजरीन जो 1 साल में 26वीं आईनी तरमीम ने किया और अभी 27वीं आईनी तरमीम आएगी तो आप इससे ज़्यादा पाकिस्तान में गंद पड़ता हुआ देखेंगे। एक और नाजरीन चीज़ मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ये ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने एक ट्वीट किया है और बड़ा ही खालिस उर्दू के अंदर उन्होंने ट्वीट किया। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने जो अपना ट्वीट किया उसमें कहा कि कोई भी रियासत अदल और मसावात की पासदारी के बगैर अपनी बुनियादों पर खड़ी नहीं रह सकती। तो ना यहाँ पे मसावात है। नवाज शरीफ इलेक्शन हार गया, जेल में बैठी हुई एक औरत से, आपका लीडर। अगर मसावात होती तो दोनों को एक जैसा मौका मिलता। जीती हुई खातून को जेल के अंदर बंद कर दिया, ये कौन सी मसावात है ख्वाजा साद रफ़ीक साहब। दूसरा उन्होंने कहा जी अदल तो पाकिस्तान में नापैद है, अदल तो पाकिस्तान में हो ही नहीं रहा। यहाँ पे तो इद्दत जैसे घटिया केसेस चलाए जा रहे हैं, पाकिस्तान में कीचड़ उछाला जा रहा है। फिर उन्होंने कहा पाकिस्तानी रियासत 1971 में बड़ी तकसीम का शिकार हो चुकी है, पाकिस्तान टूट चुका है यानी 1971 में। और सकूत मशरक़ी पाकिस्तान के साने अजीम को महज बैरूनी दुश्मनों की साजिशों का नतीजा देकर लपेटा नहीं जाता। ये पार वाले दुश्मनों ने नहीं किया था, अंदर से हम शामिल थे। उन्होंने कहा ये एक भरपूर सियासी और अस्करी शिकस्त थी, फौजियों की और सियासतदानों की शिकस्त थी। और साथ उन्होंने कहा नशे में ताकत के नशे और इख्तियारात के नशे में धुत सियासतदानों, जर्नैलों, अफसरशाही और नजरिया ज़रूरत के तहत फैसले देने वाले जजों की महल्लाती साजिशों बंगालियों को कमतर दर्जे का शहरी समझकर उनके हकूक गसब करने का नतीजा थी। अब ये ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का ट्वीट है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताऊं, यही बात इमरान खान साहब ने की। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना इमरान रियाज खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट्स हमारे सामने रखी और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मज़ीद मुतवक्के हैं। यानी इस वक्त पाकिस्तान की सियासत इंतहाई मुतनाज़ बनी हुई है और सियासत से ज़्यादा मामलात अदालतों के अंदर चले गए हैं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर फिर भी अगर ये सियासतदान इकट्ठे होकर बैठें और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बहाली के लिए कोशिश करें तो कोई ना कोई मुतवाज़िन रास्ता निकल सकता है। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।